फिल्म की शुरुआत आयरलैंड के एक छोटे से कस्बे से होती है, जिसे पहाड़ी से 6 मील दूर बताया गया है। यहाँ लोगों का मुख्य काम खेती था और ये कस्बा पीटर की एक दंत कथा के लिए मशहूर था। इस दंत कथा के अनुसार 19वीं सदी में लेखक ब्रैम स्टोकर यहाँ आए थे और पीटर की कहानी सुनने के बाद उन्होंने ड्रैकुला उपन्यास लिखा। इस कस्बे के खेतों में एक बहुत पुराना पत्थरों का ढांचा था जो सैकड़ों सालों से वहीं था और उसे पीटर की कब्र माना जाता था। स्थानीय लोग इस कर्ण को कभी नहीं छूते थे क्योंकि वे इस कहानी पर विश्वास करते थे। कहानी के अनुसार कई सदियों पहले पीटर नाम का एक आदमी था जो ज़ॉम्बी जैसा दिखता था और लोगों का खून पीता था। उसे काहन नाम के एक गांव के मुखिया ने मार दिया था और उसके शरीर को इस कर्ण के नीचे दफना दिया था। ऊपर भारी पत्थर रख दिए गए थे ताकि वह दोबारा जिंदा ना हो सके। लोग सदियों से और आज भी इस कहानी पर विश्वास करते हैं। जब 19वीं सदी के अंत में ड्रैकुला किताब मशहूर हुई तो यह कस्बा भी चर्चित हो गया। ये कर्ण एक टूरिस्ट जगह बन गया जहां दुनिया भर से लोग आने लगे। स्थानीय बार का नाम ब्रैम स्टोकर था। उसी बार में यूजीन और विलियम नाम के दो युवक शराब पी रहे थे। यूजीन बेरोजगार और कंगाल था और अकेला रहता था। विलियम ने हाल ही में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी की थी और अस्थायी रूप से यूजीन के पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था। इन दोनों की एक दोस्त क्लेयर थी जो बार में काम करती थी। तीनों इस कस्बे को छोड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें ये जगह बहुत खराब लगती थी। तभी दो अमीर कनाडाई टूरिस्ट बार में आए। उन्हें बहुत पैसा वाला देखकर यूजीन उन्हें कर्ण दिखाने ले जाता है और रास्ते में कर्ण की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि पीटर दुनिया का पहला वैम्पायर था और जैसे ही कोई उसके पास जाता है लोगों से खून पानी की तरह बहने लगता है। विलियम कहता है कि यह कर्ण सदियों से उसके पिता के खेत में है और अगर कोई अपना कान पत्थर से लगाकर सुने तो आज भी पीटर की आवाजें सुनाई देती है। वह टूरिस्टों को खुद आजमाने के लिए कहता है। जैसे ही एक टूरिस्ट कान लगाता है वैम्पायर जैसे हाथ उसे पकड़ लेते हैं और वह डर के मारे भाग जाता है। तभी पता चलता है कि यह सब एक मजाक था और उनका दोस्त सैप कर्ण के अंदर छिपा हुआ था। टूरिस्ट गालियां देते हुए चले जाते हैं। बाद में सैप कहता है कि वह जिंदगी में एक बार देखना चाहता है कि कर्ण के नीचे क्या है। विलियम कहता है कि अगर बाईपास रोड प्रोजेक्ट बना तो कर्ण तोड़ना पड़ेगा और तब सब पता चल जाएगा। यूजीन के पिता फ्रांसी एक ठेकेदार थे और उनकी कंपनी का नाम मॉफेट कंस्ट्रक्शन था। सैप और विलियम वहां रोड वर्कर थे। सड़क बनाने के लिए कर्ण को तोड़ना जरूरी था क्योंकि वह सड़क के बीच में था। अगले दिन यूजीन अपने घर में दिखता है जो उसकी माँ के खेत के पास था। उसकी माँ का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया था। उसी खेत में उसकी माँ का पुराना घर था जहाँ यूजीन बचपन में रहता था। यूजीन और उसके पिता का रिश्ता खराब था। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी और माता पिता का तलाक हो गया था। फ्रांसी अच्छा पिता नहीं था और इसी वजह से यूजीन के मन में उसके लिए नाराजगी थी। यूजीन को अपनी माँ का घर विरासत में मिला था। फ्रांसी उसे अपनी कंपनी में नौकरी देता है ताकि यूजीन और विलियम के जरिए विलियम के पिता जॉर्ज पर दबाव बना सके जो कर्ण तोड़ने के खिलाफ था। यूजीन अपने घर के सामने बने बहुत पुराने भूमिगत खलिहान में जाता है जहाँ उसे कस्बे की सीवर लाइन से जुड़ा एक रास्ता मिलता है और वहाँ उसे एक बहुत पुरानी इंसानी खोपड़ी मिलती है जिसका आधा हिस्सा टूटा हुआ था। बाद में यूजीन और विलियम बार में मिलते हैं जहां विलियम ऑस्ट्रेलिया जाने की बात करता है क्योंकि उसे वहां अच्छी नौकरी का ऑफर मिला था। क्लेयर की नौकरी भी छूट जाती है और वह भी अगले दिन सड़क के काम में शामिल होने वाली थी। नशे में होने के कारण यूजीन विलियम को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में दोनों क्लेयर को लेकर लड़ने लगते हैं क्योंकि दोनों उससे प्यार करते थे। यूजीन चाहता था कि विलियम उसे शादी का प्रस्ताव रखे, नहीं तो वो खुद करेगा। वे कर्ण के पास झगड़ते हैं और विलियम का हाथ तेज पत्थर से कट जाता है और खून बहने लगता है। उसी समय वे जॉर्ज की चीख सुनते हैं क्योंकि उसका सांड उस पर हमला कर रहा था। सांड सीधे विलियम पर हमला करता है और सींग मारकर उसे तुरंत मार देता है। जॉर्ज सांड को हटाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यूजीन देखता है कि विलियम का सारा खून जमीन में ऐसे समा रहा है जैसे नीचे से कोई उसे पी रहा। अगले दिन पुलिस जांच करती है और विलियम का अंतिम संस्कार होता है और कस्बे के लोग उसकी मौत के लिए यूजीन को दोषी मानते हैं और सड़क परियोजना से भी नाराज होते हैं क्योंकि इससे कर्ण टूटने वाला था और यूजीन भी इस काम में शामिल था। कुछ समय बाद यूजीन, क्लेयर और सैप अपना रोज का काम शुरू कर देते हैं। कुछ हफ्तों बाद सड़क परियोजना कायरन की जगह तक पहुंच जाती है। जॉर्ज अब भी अपना घर छोड़ने और कायरन तोड़ने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वही कायरन सड़क के रास्ते में आ रहा था। वह यूजीन से जोर देकर कहता है कि कायरन को मत तोड़ो क्योंकि ऐसा करने से बुराई दोबारा जिंदा हो सकती है। वह यूजीन को चेतावनी देता है और विलियम की मौत के समय उसके खून को लेकर सवाल करता है, लेकिन यूजीन अपराध बोध के कारण कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद यूजीन अपने साथी गैब्रियल को कायरन तोड़ने का आदेश देता है, लेकिन वह भी कस्बे के बाकी लोगों की तरह डर जाता है और मना कर देता है। मजबूर होकर यूजीन खुद ही कायरन तोड़ने का फैसला करता है। रात में यूजीन और क्लेयर एक दूसरे के करीब आते हैं और क्लेयर को यूजीन पसंद आने लगता है। निर्माण स्थल पर नाइट वॉचमैन चार्ली होता है। कोई उसके केबिन का दरवाजा खटखटाता है। वह दरवाजा खोलता है लेकिन बाहर कोई नहीं होता। गुस्से में वह हवा में चिल्लाता है
और अंदर लौटते ही उसकी खिड़की पर खून के छींटे दिखाई देते हैं, जिससे पता चलता है कि उसकी हत्या हो चुकी है। अगले दिन फ्रांसी यूजीन को काम संभालने को कहता है, क्योंकि वह शहर से बाहर जा रहा होता है। तभी यूजीन और बाकी लोग देखते हैं कि किसी ने कायरन को फिर से बना दिया है और चार्ली भी गायब है। यूजीन उलझन में पड़ जाता है और कायरन को बचाने के लिए नई योजना बनाने लगता है। रात को जब फ्रांसी आता है और देखता है कि कोई काम नहीं हुआ, तो वह गुस्से में यूजीन पर चिल्लाता है, उसकी योजना ठुकरा देता है और कहता है कि वह इंजीनियर नहीं है। फिर दोबारा कायरन तोड़ने का आदेश देता है। अब चार्ली केबिन में दिखता है और वह बीमार लगता है। यूजीन उसे वैन से अस्पताल ले जा रहा होता है। तभी सूरज ढलते ही चार्ली वैम्पायर में बदल जाता है और यूजीन पर हमला करता है, जिससे हादसा हो जाता है। फ्रांसी, क्लेयर, सैप और गैब्रियल यूजीन की मदद करते हैं। तभी सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। यूजीन चार्ली के वैम्पायर बनने की बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। फ्रांसी लाइट चालू करने जाता है और उसी समय कोई गैब्रियल का अपहरण कर लेता है। यूजीन केबिन में चार्ली को ढूंढ रहा होता है। तभी चार्ली उस पर जोरदार हमला करता है। क्लेयर समय पर पहुंच जाती है और नापने वाली छड़ी से चार्ली को मारती है। छड़ी उसके दिल में घुस जाती है और दिल बाहर आ जाता है। यूजीन और क्लेयर डर के मारे भाग जाते हैं। जबकि सैप और फ्रांसी को गैब्रियल की लाश मिलती है, वह मर चुका होता है। सब लोग घबराहट और निराशा में डूब जाते हैं। तभी चार्ली केबिन से बाहर आता है। उसकी छाती में छड़ी घुसी होती है और दिल बाहर निकला होता है। वह पीटर जैसा ज़ॉम्बी बन चुका होता है। सब मिलकर उसे छड़ी पकड़कर एक गड्ढे में फेंक देते हैं, लेकिन वह मरता नहीं। वह छड़ी के सहारे ऊपर आने लगता है। क्लेयर जेसीबी से उस पर मिट्टी डालती है, फिर भी वह बाहर निकलने लगता है। आखिर में यूजीन क्लेयर से पास के दूसरे कायरन से पत्थर डालने को कहता है। ऐसा करने पर चार्ली दब जाता है और दफन हो जाता है। इससे सब समझ जाते हैं कि वह ज़ॉम्बी बन चुका था और उन्हें खत्म करने का यही तरीका है, पत्थरों से दफन करना। कुछ पल के लिए सबको राहत मिलती है और अब वे पीटर की कहानी पर पूरा विश्वास करने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि असली कायरन में हलचल हो रही है और उसके अंदर से असली पीटर का पैर बाहर निकलता है, क्योंकि चार्ली को दबाने के लिए क्लेयर ने वही कायरन तोड़ दिया था और इससे पीटर आजाद हो। ये देखकर चारों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और जॉर्ज के घर पहुंचकर उसे सब बताते हैं। जॉर्ज को कोई हैरानी नहीं होती और वह पुलिस को बताने को कहता है, लेकिन यूजीन ठीक से समझा नहीं पाता। बाद में जॉर्ज सच्चाई बताता है कि उसने विलियम को एक कमरे में बंद कर रखा था, क्योंकि वह भी चार्ली की तरह ज़ॉम्बी बन चुका था, बहुत हिंसक था और जॉर्ज उसे रोज जानवर खिलाता था। जॉर्ज पेशे से अंतिम संस्कार करने वाला था और विलियम का शरीर घर पर ही तैयार कर रहा था। उस रात सूरज ढलते ही विलियम उठ खड़ा हुआ, जिसे जॉर्ज की पत्नी पॉलिन ने देखा और तब से वह सदमे में थी। यूजीन से लड़ते समय विलियम के हाथ में एक छोटा पत्थर फंस गया था। जॉर्ज बताता है कि लोग वैम्पायर के काटने से नहीं, बल्कि पीटर के पत्थरों से कटने पर ज़ॉम्बी बनते हैं। विलियम के अंतिम संस्कार में जो लाश थी वह नकली थी। वह यह भी कबूल करता है कि उसी ने केबिन में चार्ली पर हमला किया था और पीटर के पत्थर से खरोंचकर उसे ज़ॉम्बी बनाया था, ताकि सड़क परियोजना रुक जाए, क्योंकि उसका घर उसी रास्ते में था। ये सब कहते कहते जॉर्ज रोने लगता है और कहता है कि उसके लिए विलियम अब भी जिंदा है। उसे लगा ये कोई बीमारी है जो ठीक हो सकती है और वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहता था। ये सब सुनकर चारों लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। यूजीन जॉर्ज को ढाढ़स बंधाता है और कहता है कि उस कमरे में जो है वह विलियम नहीं है, विलियम जा चुका है। ये ज़ॉम्बी सिर्फ एक अभिशाप है। चारों जॉर्ज को समझाते हैं और उसे मनाने में सफल हो जाते हैं। अब उनकी योजना ये होती है कि वे ताकत से विलियम पर हमला करेंगे ताकि वह बेहोश हो जाए और फिर उसके शरीर पर पत्थर रख दिए जाए, क्योंकि यह तरीका उपन्यास ड्रैकुला में लिखा था। यहाँ फ्रांसी इस योजना से असहमत होता है और एक अंधेरा लेकिन रचनात्मक विचार देता है कि वे विलियम को धोखे से काबू में करें ताकि यह आसान हो और उसे ताबूत में रखा जा सके। इसके लिए वे अतिरिक्त लकड़ियों के साथ एक ताबूत तैयार करते हैं। जॉर्ज कुल्हाड़ी लेकर तैयार रहता है। यूजीन विलियम के कमरे में जाता है, दरवाजा खोलता है और तुरंत वापस भाग आता है। विलियम उसका पीछा करता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उसे उनकी चाल समझ में आ जाती है। उसके अंदर कुछ यादें अभी भी बाकी थीं। तब क्लेयर यूजीन का हाथ पकड़ती है और विलियम को उकसाती है, क्योंकि वह जानती थी कि विलियम उसे पसंद करता था। विलियम गुस्से में आगे बढ़ता है। जॉर्ज उसके सिर पर कुल्हाड़ी मारने ही वाला होता है कि तभी पॉलिन पीछे से जॉर्ज पर वार कर देती है। वह जाग चुकी थी और विलियम को अपना बेटा ही समझ रही थी। अपनी मासूमियत में वह उसके पास जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी विलियम उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। ये समझते ही कि योजना असफल हो गई है, बाकी लोग घर से भाग जाते हैं। जल्दबाजी में यूजीन कार की चाबियां लेना भूल जाता है। विलियम अब घर से बाहर निकल आता है और जॉर्ज उसे भटकाने के लिए गोली मारता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह मरता नहीं है। जॉर्ज ज़ॉम्बी के काटने से मरना नहीं चाहता, इसलिए वह खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम उस पर हमला कर देता है और उसे जिंदा ही खा जाता है। इसके बाद हम कस्बे के पुलिस अफसर को देखते हैं, जो अपने घर में सो रहा था। पेशाब की इच्छा से जागने पर उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वह देखता है कि वह बहुत ज्यादा खून बहा रहा है। बाकी लोग वापस आ चुके होते हैं और छिपे हुए होते हैं। सैप और यूजीन अंतिम संस्कार वाले कमरे में ताबूत के नीचे छिपे
छिपे होते हैं। क्लेयर और फ्रांसी एक कमरे में छिपे होते हैं। जब विलियम एक ताबूत की जांच कर रहा होता है तब यूजीन उसके सिर में कील ठोंक देता है। सैप उसे एक चाली ताबूत में धकेल देता है और मदद के लिए चिल्लाता है। विलियम पलटकर वार करता है और सैप का पेट फाड़ देता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। बाद में क्लेयर, यूजीन और फ्रांसी मिलकर विलियम पर हमला करते हैं और किसी तरह उसे ताबूत में बंद कर देते हैं। वे उस ताबूत को बहुत सारी कीलों से बंद कर देते हैं, लेकिन इस सब के बीच सैप को बहुत गंभीर चोट लग चुकी होती है और ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो जाती है। यूजीन और क्लेयर रोते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 महीनों में अपने बचपन के 2 दोस्तों को खो दिया होता है। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। वे उस ताबूत को जॉर्ज के घर के पास दफना देते हैं और उसके ऊपर पत्थर डाल देते हैं। अब असली पीटर, जो कायरन से बाहर आया था, पूरे कस्बे में घूमने लगता है और सभी लोगों का खून चूसने लगता है। बार का मालिक, टूरिस्ट, पुलिस और आम नागरिकों के शरीर से खून बहकर सीवर में जाने लगता है। फ्रांसी, यूजीन और क्लेयर अब क्लेयर के घर जाते हैं, जहां क्लेयर की मां सोते हुए खून बहा रही होती है। ये तीनों पीटर से दूर थे, इसलिए इनका खून नहीं बह रहा था। यूजीन को अब लगता है कि पीटर शायद उसके खलिहान में बने उस रास्ते की ओर बढ़ रहा है, वही रास्ता जहां उसे खोपड़ी और कई हड्डियां मिली थीं और जो सीवर से जुड़ा था। वह सोचता है कि पहले खून बहेगा और बाद में शायद शरीर भी बहने लगेंगे। फ्रांसी और यूजीन पुराने घर की ओर जाते हैं। जैसे ही फ्रांसी वहां पहुंचता है, उसका खून बहने लगता है। इसका मतलब था कि पीटर पास ही था, लेकिन अजीब बात यह थी कि यूजीन का खून नहीं बह रहा था। फ्रांसी दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर देखता है और कहता है कि यूजीन की मां काहन की वंशज थी, वही मुखिया जिसने असली पीटर को दफनाया था। फ्रांसी यह निष्कर्ष निकालता है कि यूजीन में काहन का खून है और इसी वजह से उसका खून नहीं बह रहा। इस भयानक स्थिति में यूजीन और फ्रांसी एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी अचानक पीटर प्रकट होता है और उन पर हमला कर देता है। पीटर पलटकर वॉर करता है और कुल्हाड़ी से फ्रांसी की टांग तोड़ देता है। यूजीन कमरे से बाहर भागता है और पीटर पर बार बार वार करता है, जिससे पीटर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वह फ्रांसी को लेकर भागता है। दोनों उसी भूमिगत खलिहान में पहुंचते हैं जहां खोपड़ी मिली थी। सुबह होने वाली होती है। उपन्यास ड्रैकुला के अनुसार वैम्पायर दिन की रोशनी में जल जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वह सिर्फ कल्पना थी। फ्रांसी और यूजीन अब फंस चुके होते हैं। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। फ्रांसी यूजीन से कहता है कि वह उसकी अपनी टांग काट दे और उसी से पीटर पर हमला करे। यूजीन पहले मना करता है, लेकिन आखिरकार वह ऐसा कर देता है। वह इंसानी टांग से पीटर पर हमला करता है और उसके ऊपर पत्थर डाल देता है। पत्थरों के नीचे दफन करने से पीटर आखिरकार मर जाता है। यूजीन फ्रांसी की टांग को कसकर बांध देता है ताकि खून रुके। जैसे ही पीटर मरता है, कस्बे के बाकी लोग होश में आ जाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग खून की कमी से बेहोश हो गए थे। कहानी अब 3 महीने आगे बढ़ती है। क्लेयर ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रही होती है। यूजीन उसे अलविदा कहता है। फ्रांसी अब यूजीन के साथ रहने लगता है। दोनों ने मिलकर घर की मरम्मत कर ली होती है। पीटर की कब्र अब भी यूजीन के घर के सामने उसी भूमिगत खलिहान में रहती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।